मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे उससे नफरत थी, लेकिन मैं उससे प्यार भी नहीं करता था। मैं बस उदासीन था। यह उन अप्रिय दिनों में से एक था। मैं तेज कदमों से पापा के ऑफिस में घुसा। हर महीने मुझे कुछ कागजात पर साइन करना पड़ता था, कुछ डील्स को मंजूरी देनी होती थी और कुछ और बकवास होती थी। पिछले साल से मम्मी के नाम से जुड़ा हर बिजनेस मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था और कंपनी के हर बड़े निर्णय के लिए मेरे सिग्नेचर जरूरी थे। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में 15 मिनट तक बैठा रहा, उसके आने का इंतजार करते हुए। वह हमेशा की तरह अपने 3 वकीलों के साथ आया। अंततः वह आया और हमेशा की तरह उसने ग्रे सूट पहना हुआ था जो उसे पूरी तरह फिट हो रहा था, और पतली काली टाई जो उस पर स्मार्ट लग रही थी। उसके मध्य आयु का कोई संकेत नहीं था। वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह 20 साल के लड़के का पिता हो। वह लगभग मेरी ही ऊंचाई का था। काले बाल जिनमें सफेदी झलक रही थी, हल्की दाढ़ी, गहरी भूरी आंखें और मेरी ही जैसी त्वचा का रंग। मैं शर्त लगा सकता था कि वह मुझसे बेहतर दिखता था। दिल ही दिल में मुझे हमेशा अच्छा लगता था जब रिश्तेदार कहते थे कि मैं बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता हूं। दिल्ली के हर बड़े बिजनेसमैन की तरह उसने कभी कॉलेज नहीं किया था। उसने 3 बार स्कूल पास करने की कोशिश की। उसने सदर बाजार में एक छोटे स्टील व्यापारी के रूप में शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे और लगातार वह भारत में भारी मशीनरी के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बन गया। उसने यह बड़े उद्योगों, सरकार और सेना के लिए किया उन लोगों के लिए जो मायने रखते थे। मेरी माँ, जो समकालीन साहित्य में दोहरी पीएचडी थी, ने मुझसे कहा था कि वह निराश थी क्योंकि जिससे वो शादी कर रही थी वह उस भाषा को भी नहीं समझता था जिसे उन्होंने इतने साल पढ़ा था। हालांकि अब चीजें बदल गई थी। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ा, उन्हें हाई प्रोफाइल ग्राहकों से निपटना पड़ा और इसीलिए उन्होंने भाषा में महारत हासिल कर ली। पिछले 3 वर्षों का बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने लंदन कार्यालय में बिताया था। वह एक हल्का याला ब्रिटिश उच्चारण के साथ वापस आया था। अब वह जेरार्ड बटलर या जॉर्ज क्लूनी के भारतीय संस्करण की तरह लग रहा था। उसे देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह स्कूल भी मुश्किल से पास कर पाया था। मुझे हमेशा लगता था कि इन बैठकों के इतने कष्टदायक होने का असली कारण यह था कि मैं उसकी शख्सियत से खिंचाव महसूस करता था, और जब भी ऐसा होता मुझे इस बात का अपराधबोध होता क्योंकि उसने मेरी माँ को बहुत कष्ट दिए थे। लेकिन जब वह मेरे सामने खड़ा होता, एक माफीनामा भरी नजरों के साथ और प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल करता, तो मैं अंदर से उसे माफ कर देता। उन पलों में मुझे लगता था कि मैंने मां को धोखा दिया है। इन पर साइन करो। एक वकील ने मुझे बताया कि कहां कहां साइन करना है। मुझे उन कागजों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वह उनके जरिए मेरी माफी नहीं खरीद सकता था। मैंने साइन किए और वकील चले गए। बिनॉय, उसने कहा। हां, मैंने ठंडेपन और उदासीनता से जवाब दिया। मैंने उसकी ओर देखने से बचने की कोशिश की। कॉलेज कैसा चल रहा है? उसने पूछा। तुमने जाना शुरू किया? हां, जैसे कि तुम्हें पता नहीं, मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे पता था कि वह हमेशा मुझ पर नजर रखता था। जहां भी मैं जाता था और जो भी करता था उसे पता होता था। मुझे हमेशा लगता था कि उसने किसी को हर समय मेरे पीछे लगा रखा है। एक बार जब मेरी कार बीच रास्ते खराब हो गई थी तो उसका एक कर्मचारी संयोगवश उस इलाके में मेरी मदद करने के लिए मौजूद था। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? विषय पसंद आ रहे हैं? दाओ, उसने पूछा और पिता जैसा बनने की कोशिश की। मैं उसे कहना चाहता था कि यह पूछने में बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं पता, शायद कुछ विषय अच्छे लगते हो, मैंने कहा, अभी भी अपने सबसे रूखे अंदाज में। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। और मैं सोच रहा था कि क्या तुम अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप करना चाहोगे। यहां तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसने कहा। मुझे नहीं करना, मैंने कहा। धत, उसे यह भी पता था कि मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा था। यह हमारे पहले साल के बाद करना अनिवार्य था। आमतौर पर कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता
और हर कोई नकली प्रमाण पत्र का इंतजाम कर लेता था। लेकिन मैंने घर पर और अस्पतालों में बैठे बैठे महीनों बिताए थे और मुझे लगा कि इंटर्नशिप एक अच्छा बदलाव होगा। मुझे फिर से लोगों के बीच रहना था। जिंदगी कुछ समय से बहुत खराब चल रही थी। मेरे स्कूल के दिनों से चीजें बहुत बदल चुकी थी। मेरी स्कूल लाइफ शानदार थी, लेकिन अब हर दोस्त व्यस्त हो चुका था, कहीं और बस गया था और अपने कॉलेज की जिंदगी में रम गया था। मैं अकेला था जो पीछे छूट गया था। 1 साल से ज्यादा हो चुका था कि मेरी कोई सामाजिक जिंदगी नहीं थी। वैसे भी मैंने कुछ इंटरव्यू दिए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। किसी स्तर पर मुझे हमेशा लगता था कि मेरे डैड मेरे अलग अलग कंपनियों के इंटरव्यू में रुकावट डाल रहे थे। आखिर में यह तुम्हारा ही निर्णय है, उसने कहा, लेकिन तुम इस पर विचार कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा और मैं खड़ा हो गया। उसका ऑफिस निश्चित रूप से उन ऑफिसों से कहीं बड़ा था जहां मैंने इंटरव्यू दिए थे। मेरी एकमात्र चिंता यह थी कि क्या मैं उसके साथ काम कर पाऊंगा। जितना मैंने इस पर सोचा, उतना ही मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हुआ कि मुझे उसके साथ काम करना चाहिए। आखिरकार वह मेरा पिता था। फिर भी मेरे अंदर सब कुछ बिखर रहा था। एक तरफ तो मेरे अंदर अपनी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने, परिवार का एहसास पाने की प्रवृत्ति थी, और दूसरी तरफ मेरे लिए यह भूलना मुश्किल था कि मेरी माँ ने मुझे अकेले बड़ा करते समय कितना सहा और मेरे पिता की उस सब में गैर मौजूदगी। मैं इतनी कम उम्र में इतने बड़े फैसले लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने सोचा। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल के स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार रहता है। हम आपके लिए और भी अनोखी कहानियां लाने का वादा करते हैं। तब तक के लिए अलविदा और अपनी कल्पना को जीवित रखें।